हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 संघ सेंटर के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत के संविधान के जो पार्ट 5 है उसमें केंद्रीय सरकार के बारे में है। इसमें टोटल आर्टिकल 52 से 151 तक शामिल है और इस पार्ट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, संसद और केंद्रीय शासन की व्यवस्था दी गई है। चलिए अब हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स देखते हैं। आर्टिकल 52, भारत का राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, भारत के सर्वोच्च कार्यकारी होता है। जैसे वर्तमान में अभी हमारे कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। तो ये भारत का एक राष्ट्रपति जो है वो उसके बारे में। नेक्स्ट है 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है। तो यहाँ जो बोला गया है कि जो कार्यपालिका शक्ति किसमें है, राष्ट्रपति में है। और इसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं या तो खुद करेंगे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से। इसका जो उनको शक्ति मिली है वो या तो खुद यूज करें या अपने अधीनस्थ अधिकारी उनके द्वारा करेंगे। आर्टिकल सब क्लॉज 2 बोलता है, सब आर्टिकल 2 बोलता है कि पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। तो इसमें यह है कि जो हमारे सैन्य बल है, सशस्त्र बल है, तो उसका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और परंतु राष्ट्रपति भी जो ये सैनिक शक्ति मिली है उन्हें, तो वो भी 2 लिमिटेशन के अंतर्गत है कि राष्ट्रपति को सैनिक शक्ति, राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तिका के अधीन है। जो उनको जो सैनिक शक्ति जो दी गई है वो कार्यपालिका शक्ति के अधीन है। और दूसरा कि राष्ट्रपति के सैनिक शक्ति के प्रयोग को संसद विधि द्वारा विनियमित कर सकेगी। तो यहाँ पे लॉ मतलब संसद विधि बनाकर इनके इस मतलब डायरेक्ट राष्ट्रपति इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सीधा सा है कि ये पावर जो मिली है जिसमें एक कमांडर है, तो ये एक तो कार्यपालिका शक्ति के थ्रू यूज होगी, दूसरा संसद इस पर लॉ बना सकती है, लॉ बनाकर रेगुलेट कर सकती है। सब क्लॉज 3 बोलता है, इस बात अनुच्छेद की कोई बात किसी विधिमान्य विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। अगर ये जो ऑलरेडी कोई विद्यमान मतलब लॉ बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले, और ऑलरेडी कोई राज्य सरकार को या किसी प्राधिकारी को कोई इस टाइप का जो राष्ट्रपति का कृत्य है, जो उनको काम दिया गया है, इसमें इस टाइप का अगर ऑलरेडी किसी को दिया गया है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो राष्ट्रपति को अंतरित कर वाली मतलब राष्ट्रपति को अंतरित नहीं मानी जाएगी वो। बी है, राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। तो राष्ट्रपति से जो भिन्न जो दूसरे जो अथॉरिटी होगी, जो प्राधिकारी होंगे, तो उनको जो है संसद उनको मतलब संसद भी काम दे सकती है, उसको रोका नहीं जाएगा। आर्टिकल 54, अब जैसे ना जो कार्यकारी कार्य जो होते हैं उनका निष्पादन तो राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति, क्योंकि ये कार्यकारी शक्ति है इनके पास, ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अब है आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति को कैसे निर्वाचन होगा, कैसे इलेक्शन होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचन गण के सदस्य करेंगे, कौन, एक तो संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और दूसरा राज्य की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। ये मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापमान में एकरूपता होगी। आर्टिकल 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो यहाँ जो निर्वाचन की रीति होगी वो एक रूपता, जो प्रतिनिधित्व का मापन होगा वो एक रूपता के आधार पर होगा।
यहाँ पर निर्वाचन के लिए एक विशेष पद्धति अपनाई जाती है जिसमें मतदाता की मत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। वोट ऑफ वैल्यू ऑफ वोट निर्धारित किया जाता है और ये आर्टिकल 55 इस पर पूरा है कि कैसे कैलकुलेशन होगा। तो इसमें जब क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग जनसंख्या है, अलग अलग एमएलएस की काउंटिंग होगी, संख्या होगी, तो उनमें कैसे एकरूपता लाई जाएगी, तो उसके लिए यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोसेस दी गई है। तो यहाँ पे ये आएगा कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन में नंबर ऑफ एमएलए ऑफ दैट स्टेट इंटू 1/1000। तो इससे क्या निकलेगा, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमएलए, एक एमएलए की वैल्यू निकलेगी। फिर जब वैल्यू ऑफ 1 एमएलए निकलेगा तो उसका इंटू जो वैल्यू ऑफ 1 एमएलए जो था इसका इंटू हो जाएगा नंबर ऑफ एमएलए, उस स्टेट में जितने नंबर ऑफ एमएलए है उससे इंटू हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू निकल जाएगी। फिर टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए, इसके टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट अपॉन में टोटल एमपी। तो इस पद्धति के अनुसार वैल्यू निकाली जाएगी वोट की और इलेक्शन होगा। इसमें थर्ड पॉइंट जो बोलता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब इलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की पदावधि। तो राष्ट्रपति अपने पद की तारीख से 5 है, जब से वो अपॉइंट हुए अपने पद पर आए हैं वहां से उनका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्षों का होगा। लेकिन वो राष्ट्रपति मतलब अपने वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं किसको, उपराष्ट्रपति को, उनको के नाम से उनके नाम संबोधित करते हुए दे सकते हैं। वो अगर आर्टिकल 61 में अगर वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उनको वहां से उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग का जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जा सकता है। तीसरा, उनके अपने पद की अवधि जब अगर वो रिटायर्ड हो रहे, उनका टाइम 5 साल का खत्म हो गया, तो हो जाने पर भी तब तक पद पर धारण रहेंगे जब तक कि उत्तराधिकार अपना पद धारण, मतलब दूसरा राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक वो उस पर काम बने। तो पहला तो क्या बोला है आर्टिकल 56 में कि जैसे ही अपॉइंटमेंट होगा तब से वो 5 साल तक के लिए काम करेंगे। लेकिन वो कैसे हटाया जा सकते हैं, एक तो वो खुद रिजाइन दे सकते हैं, किसको, उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को वो अपना रेजिग्नेशन देंगे। दूसरा ये होगा कि उनको अगर संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वायलेशन कर रहे हैं, उसके प्रोविजन का वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आर्टिकल 61 में महाअभियोग की प्रोसेस दी है जिसके तहत उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। और तीसरा ये कि उनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी तब तक काम करेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकार, नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, तब तक वो अपने पद पर काम करते रहेंगे। और जो उन्होंने राष्ट्रपति को जो त्याग पत्र दिया था उसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। तो लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 57, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, मतलब फिर से उन्हें एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन के लिए उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो जो राष्ट्रपति के पद पर के रूप में धारण कर चुका है या करता है तो वो अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए फिर से मतलब री इलेक्ट किया जा सकता है, मतलब वो वापस से चुनाव में खड़े हो सकते हैं।
मतलब वापस से उन्हें राष्ट्रपति के पद पर लाया जा सकता है। आर्टिकल 57 बोलता है। आर्टिकल 50 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। अब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो तभी राष्ट्रपति बन सकते हैं, तभी वो क्वालिफाइड होंगे जब वो भारत के नागरिक होंगे, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हैं, मतलब एलिजिबल हैं वो, कि अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो वो उनके पास इतना क्वालिफिकेशन है कि वो एक लोकसभा के सदस्य बनाए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के किसी राज्य के सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकार में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। मतलब अगर कोई पर्सन है जो ऑलरेडी भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई मतलब पद पर ऑलरेडी है, ठीक है, किसी के भी नियंत्रण में या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के ना लाभ का पद धारण कर रखा है, ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, वहां से उनको पैसा मिल रहा है ना, तो वहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। वो तभी होंगे कि वहां से वो अपना रिक्त हो जाए, वहां से अपना ऑफिस वैकेट कर दें, तभी वो एलिजिबल होंगे। अगर वो कर रहे हैं काम तो नहीं अपॉइंट हो सकते हैं। सिर्फ इस आधार पर कि वो लाभ का पद का धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा। मतलब किस केस में नहीं समझा जाएगा, अगर वो संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है, तो यहाँ पर वो लाभ के पद को धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। इसमें जो राष्ट्रपति है वो ना तो संसद या विधानमंडल का किसी के सदस्य नहीं होंगे, और अगर वो ऑलरेडी इसके सदस्य है और उन्हें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर लिया है, तो वो जिस दिन से उन्होंने अपने पद पे आए हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उस दिन से उनका वो जो सदन में उनकी मेंबरशिप थी वो रिक्त मानी जाएगी। इसमें कोई लाभ के पद पर धारण नहीं किया जाएगा, और राष्ट्रपति बनने के बाद उनको सारे जो भी शासकीय इम्यूनिटीज जो मिलती है वो सब विशेषाधिकार वगैरह भत्ते उपलब्धियां सब मिलेगा, और ये भत्ते उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम भी नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। तो प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, अपने कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले, तो उनको जब ओथ दिलाई जाती है तो किसके द्वारा दिलाई जाएगी, मुख्य न्यायमूर्ति। अगर वो नहीं है, वो अनुपस्थित है, तो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं, और मतलब सीनियर जज जो होंगे वो उनके सामने शपथ ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, और उस पर शपथ पर हस्ताक्षर होंगे उनके, और शपथ में क्या लिखा होगा कि मैं अमुक कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत पहले तो ऊपर लिखा होगा ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं अमुक डैश डैश की, यहाँ नाम आ जाएगा कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। इस टाइप से ये दिया जाएगा कि राष्ट्रपति कृत्य का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा, ठीक है। तो ये ऐसी प्रतिज्ञा उनको लेनी होगी। अब आर्टिकल 61 ये महाभियोग, अगर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है, ये संविधान के देश का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो क्या होगा कि मतलब संविधान का अतिक्रमण हो रहा है, तो उन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। अब महाभियोग के लिए जो प्रोसेस है उसमें से दोनों सदनों में से, मतलब राज्यसभा या लोकसभा में से कोई भी सदस्य इसके बारे में वो आरोप लगाएगा, और इसकी सूचना क्या होगा, 14 दिन पहले, मतलब उनको नोटिस देना होगा, पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, सबको सर्कुलेट होगा, और पर ऐसे नोटिस पर 1/4 सदस्यों के द्वारा ये होना चाहिए कि टोटल, तभी ये नोटिस दिया जाएगा, सर्कुलेट होगा जब 1/4 जो सदस्य हैं सदनों में तो वो हस्ताक्षर करें और संकल्प को पारित करने के लिए प्रस्तावित करें,
है ना। तब जाके ऐसे नोटिस दिया जाएगा। जब ये 14 दिन का नोटिस हो गया, उसके बाद क्या होगा कि ये जो प्रपोजल आया है उसको कम से कम 2/3 से, पहले तो 14 दिन का नोटिस देना, 14 डेज नोटिस देना है, और नोटिस भी जो होगा 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होगा। ठीक है, ये होने के बाद जब ये प्रोसेस हो गई है, उसके बाद क्या होगा कि सदन के जब अब ये जो रिजोल्यूशन पास करना होगा कि हाँ उन पर अभियोग की वो प्रोसेस करनी है जो भी, तो वहां पे फिर जो सदन के कुल सदस्य हैं मतलब जो कुल टोटल सदस्य जो होंगे, टोटल मेंबर का 2/3 जो होगा वो रिजोल्यूशन पास करने के लिए चाहिएंगे हमें, है ना। तो 2/3 संकल्प पारित करेंगे तब जाके रिजोल्यूशन पास होगा। ये रिजोल्यूशन एक सदन ने पास किया, अब क्या होगा, उस आरोप को वो दूसरे सदन द्वारा को भेजा जाएगा, और दूसरा सदन क्या करेगा, आरोप का अन्वेषण करेगा। मतलब जिस सदन ने आरोप उठाया है, मतलब ये प्रपोजल लाया है, तो जब ये पास हो जाता है तो उसके बाद दूसरा सदन जो जिसने ये नहीं उठाया है, वो वाला सदन क्या करेगा, उसकी अन्वेषण कराएगा, वो कि ये सही में ऐसा है कि नहीं, आरोप का अन्वेषण कराएगा। और अन्वेषण में इसमें राष्ट्रपति को उपस्थित होने का अधिकार है, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। अगर ये इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सिद्ध हो जाता है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने के बाद ये हो जाता है सिद्ध, और वहां पर भी कुल सदस्य के टोटल मेंबर के 2/3 जो हैं उनके द्वारा वो पारित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यह होगा कि पारित कर दिया है तो संकल्प का प्रभाव क्या होगा कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। ठीक है, तो ये महाअभियोग की प्रोसेस है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो जब भी राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति पर हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। मतलब जब उनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो पता है कि खत्म होने वाला है, तो उसके पहले ही वो रिक्ति होने से पहले ही मतलब पदावधि समाप्ति होने से पहले ही इलेक्शन करा लिया जाएगा। लेकिन अगर मृत्यु या पद त्याग, रिजाइन दे दिया, पद से हटा दिया गया, और या अन्य कारण से पद खाली हो गया है, तो वहाँ क्या होगा, तो ऐसा खाली होने से 6 माह के भीतर, 6 मास के बीतने से पहले ही इलेक्शन करा लिया जाएगा। मतलब खाली हो गया, वैकेट हो गया वो पोस्ट, तो वहां से 6 महीने के भीतर इलेक्शन कराना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का ये अभी तक था, हमने जो आर्टिकल पढ़े हैं आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत का उपराष्ट्रपति। तो भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन है हमारे उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो उपराष्ट्रपति है। ठीक है, नेक्स्ट 64 जो है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, है ना। तो राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो ऑलरेडी कौन होगा, वो पर्सन कौन होगा, जो कि राज्यसभा का जो सभापति होगा, है ना, जो अध्यक्षता पर बैठता है, जो बैठक में बैठेंगे, राज्यसभा की जो बैठक में जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति के रूप में ये चुने जाते हैं। मतलब चुने क्या जाते हैं, वही उपराष्ट्रपति के पद पर होते हैं, है ना। तो ये पदेन सभापति जो होता है, ऑलरेडी राज्यसभा में जो है, जो पदेन सभापति, जो पद पर सभापति बने हुए हैं, वो ही यहाँ पे उपराष्ट्रपति होंगे। और यहाँ कोई वो लाभ का पद धारण नहीं होगा, ये अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। परंतु किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। हाँ, जब वो आर्टिकल 65 में बताया है कि कब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तरह कार्य करेंगे, तो वहां पर जब वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हैं, तो उस अवधि के दौरान जब राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, तो जब वो राष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगे तो उनका पद उस वक्त के लिए खाली रहेगा, ये क्योंकि टेम्परेरी रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आता, है ना। या वापस वो जैसे अगर छुट्टी पे गए हैं तो वापस वो जब तक नहीं आते, तब तक क्या होगा कि
ये उसका राष्ट्रपति का काम संभालेंगे, तो उनका पद खाली हो जाएगा। तो वहाँ आर्टिकल 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति का नहीं, सॉरी, तो उस अवधि के दौरान वो राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे, तो तब तक वो वहाँ का वो काम नहीं संभालेंगे, उनको फिर राष्ट्रपति का ही काम करना पड़ेगा। ठीक है। और उस दौरान जो उनको भत्ते वेतन जो मिलेंगे वो राज्यसभा के सभापति के तौर पर नहीं दिए जाएंगे। अब आर्टिकल 65 बोलता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति, अगर राष्ट्र आकस्मिक हो जाता है ना, ऐसी रिक्ति हो जाती है जो अचानक से ऐसी रिक्ति हो गई है राष्ट्रपति के, कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, तो फिर क्या? तो फिर तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो या पद तय आगे पद से हटाए जाने पर या किसी भी कारण से पद खाली हो गया, तो उस खाली पद पर उपराष्ट्रपति उस तारीख से जब राष्ट्रपति ने अपना मतलब कार्य करेंगे, जिस तारीख से ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के बंधन निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपना, जब तक कि दूसरा राष्ट्रपति नहीं आ जाता तब तक वो उपराष्ट्रपति काम करेंगे। यहाँ पे अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, किस वजह से, बीमारी या अन्य किसी कारण से, या उन्होंने छुट्टी ले रखी है, तो अपने कर्तव्यों का वो फिर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर भी तब कौन काम करेंगे? उपराष्ट्रपति जी काम करेंगे उस वक्त भी। और जब वो उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं, तो सारे राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां अनुमतियां होगी, उपलब्धियां, भत्ते सब जो भी होंगे वो सब उनको मिलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर, तो संसद के जो दोनों सदस्य, राज्यसभा लोकसभा, ये दोनों मिलकर निर्वाचन गण के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होगा, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने से होगा। ठीक है। और राष्ट्रपति के इसमें क्या है? संसद के दोनों संसद के दोनों सदन प्लस राज्य के जो विधानसभा है वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा इलेक्शन निर्वाचन होता है। ठीक है। यहाँ पे अब उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ये है कि ऑलरेडी वो अगर उपराष्ट्रपति के रूप में काम करना चाह रहे हैं तो वो इसके सदस्य नहीं होंगे, और अगर ऑलरेडी सदस्य हैं और वो उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाते हैं तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद के ग्रहण तारीख से रिक्त कर दिया, तो फिर सदन की में वैकेट हो जाएगी, उनकी जो सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी वहां से। फिर इसमें इनको क्वालिफिकेशन क्या है? तो नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु, 35 ईयर्स की एज हो चुकी हो, है ना, सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन हो। और ये राज्यसभा राष्ट्रपति के इसमें क्या, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित हो, मतलब कि अगर उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि अगर वो राष्ट्रपति नहीं भी बने पर लेकिन लोकसभा का सदस्य हो सकते हैं, तो इतनी क्वालिफिकेशन है वो ही राष्ट्रपति बन सकता है। और यहाँ पे उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहरित हो, मतलब इतनी क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए। यहाँ पे भी लाभ का पद धारण करना नहीं करा हुआ होना चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी यही बोला गया है। फिर 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि जो है तो ये भी 5 वर्ष तक के लिए काम करेंगे जब से उन्होंने पद ग्रहण किया है। और ये अगर रिजाइन देना चाहते हैं तो ये किसको देंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। फिर उपराष्ट्रपति उनको भी संकल्प से हटना, मतलब पारित करके हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो संकल्प पारित होगा, राज्यसभा संकल्प पारित करेगा पद से हटाने के लिए। ठीक है। और ये क्या होगा, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनके बहुमत ने पारित किया हो और लोकसभा सिर्फ सहमत हुआ, दो ये होगा जो रिजोल्यूशन पास किया जाएगा ना, वो राज्यसभा एक तो संकल्प लाएगी, है ना, हटाने के लिए, और वो कितने बहुमत द्वारा, सदस्यों के बहुमत द्वारा, समस्त सदस्य जो उस वक्त आए, तत्कालीन समस्त सदस्य जो हैं
उस वक्त जो उस वक्त मीटिंग में या उस सभा में है उसके बहुमत द्वारा पारित किया गया हो और लोकसभा जो साथ में है वो सहमत हो, एग्री हुई हो। ठीक है, तो किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया है जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की आवश्यकता कम से कम। हाँ, तो इसके लिए भी सबसे पहले जो रिजोल्यूशन लाया जा रहा है, जो संकल्प लाया जा रहा है, उसके लिए पहले 14 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति जी के लिए दे रखा है महाभियोग। वहां पे कारण दिया है कि संविधान के प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है, उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो वहां पर दोनों सदनों में से कोई भी संकल्प पारित करने के लिए आरोप लगा सकती है और 14 दिन का नोटिस देंगे। उसके बाद जिसने आरोप लगाया है वो उस रिजोल्यूशन को 2/3 टोटल मेंबर ऑफ उस सदन के जो मेंबर है उसके 2/3 द्वारा पारित होगा। फिर दूसरी जो सदन होगी वो क्या करेगी, उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके द्वारा भी फिर 2/3 टोटल मेंबर ऑफ 2/3 जो है रिजोल्यूशन पास होगा और तब जाके ये प्रूफ होता है तो राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। यहाँ पे क्या बोला है कि जब उपराष्ट्रपति जी को हटाना है तो राज्यसभा इसके लिए संकल्प पारित करेगी और 14 दिन का नोटिस देगी। और ऐसा संकल्प कितने उससे पारित होगा, बहुमत द्वारा, राज्यसभा के बहुमत द्वारा होगा जो तत्कालीन सदस्य है उस वक्त। लेकिन इसमें लोकसभा को कितना देना होगा, सिर्फ सहमत होना जरूरी होगा, तब जाके ये रिजोल्यूशन पास होगा और उनको हटाया जा सकता है। और ये भी अपने पद पर तब तक रहेंगे जब तक कि इनका उत्तराधिकार, जैसे उनका 5 साल का कार्यकाल खत्म हुआ तो ये तब तक काम करेंगे जब तक कि इनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अब 68 आर्टिकल उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। तो जब उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त हो गई है ना, तो जब निर्वाचन होगा तो वो समाप्ति से पहले ही उसका इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर मृत्यु, परित्याग या किसी भी वजह से आकस्मिक रिक्ति हुई है और उसको भरना है तो जैसे ही पोस्ट खाली है उससे 6 महीने के अंतर्गत, सॉरी यहाँ तो राष्ट्रपति के इसमें 6 महीने का दिया है और यहाँ पर है रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र किया जाएगा। ठीक है, और जब जो नया जो आएगा वो कितने वर्ष के लिए होगा, वो 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। ऐसा नहीं कि वो पहले वाले जो थे उनने अगर 2 साल का, 5 साल में से 2 साल काम किया और अब पद रिक्त हो गया तो अब जो नया आएगा वो सिर्फ 3 साल के लिए काम करेगा, नहीं, वो जो नया आएगा वो 5 साल के लिए ही काम करेंगे। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। तो यहाँ पर जो ये राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त अगर कोई व्यक्ति है वो उनके समक्ष शपथ लिया जाएगा, प्रतिज्ञान करेंगे। ठीक है, और उनके जो प्रतिज्ञा होगी वो होगी कि मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, पहले हेडिंग होगा ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं अमुक दिस की मैं विधि द्वारा स्थापित सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। तो इस टाइप की उनकी ओथ होगी। फिर आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। तो अब अगर कोई ऐसी वैकेंसी आती है, कैजुअलिटी आती है जो कि प्रोविजन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके बारे में अगर प्रोविजन नहीं दिया गया तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसे उपबंध करेगी जो, तो राष्ट्रपति संसद करेगी यहाँ पे क्या कि कैसे काम करना है वो संसद बताएगी और वो भी एक्ट के थ्रू। संसद जो भी डायरेक्शन देती है वो एक्ट के थ्रू बनाती है, गाइडलाइंस जो भी है वो देती है, वो एक्ट के थ्रू लाती है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 70 बोलता है कि अगर सारे तो जो भी प्रोविजन, मतलब जो भी काम होंगे वो संविधान के अनुसार ही होंगे, लेकिन कोई ऐसा काम है जो संविधान में नहीं दिया गया है, ऐसी कोई आकस्मिकता आ जाती है तो वहां पर संसद बताएगी कि कैसे करना है। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय। तो अब जब इनका है ना इलेक्शन होता है और कोई डिस्प्यूट होता है या शंका वगैरह जो भी होती है तो वहां पे उसका डिसीजन कौन करेगा, जांच और विनिश्चय कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका जो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगी वो अंतिम होगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के किसी इलेक्शन को शून्य घोषित कर दिया, ठीक है,
तो वहां पर जो ऑलरेडी उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन में, उनकी शक्तियों के प्रयोग में कोई काम कर दिया है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में, तो वो जब ये डिसीजन दिया है तब तक के कर्तव्यों के पालन के लिए वो वैध होगा। उसके बाद अगर कोई ऐसा काम करते तो वो अविधि मान्य होगा। लेकिन इसके पहले जो उन्होंने जो डिसीजन आया उसके पहले जो भी वो काम कर चुके हैं तो वो अविधि मान्य नहीं होगा। जो भी इसमें निर्वाचन से संबंधित कार्य होंगे, विषय होंगे, तो संसद विधि द्वारा करेगी। और अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 72 ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि क्षमा करने की जो जो जैसे दंडादेश दिया है ना, कुछ भी है तो वो उसमें क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। मतलब उस दंडादेश का निलंबन कर सकते हैं, परिहार या लघुकरण कर सकता है राष्ट्रपति को ये अधिकार होंगे। चलिए, तो जनरली क्या राष्ट्रपति किसी दोषी को क्षमा या दया दे सकते हैं ना। जैसे अफजल गुरु के मामले में राष्ट्रपति ने क्षमादान की याचिका खारिज कर दी थी। मतलब वहां अप्लाई किया जाएगा। अब अगर लगता है राष्ट्रपति को सही है तो वो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है। तो देख लेते हैं हम। राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया किसी व्यक्ति को दंड का क्षमा, प्रविलंब, विराम, परिहार करने के अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति होगी उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, और उन सभी मामलों में जिसमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश की तक शक्ति होगी। तो मतलब किन मामलों में? जहां पे अगर दंडादेश मृत्यु से संबंधित है, जहां पर अपराध के लिए दिया गया हो और वो उस पर केंद्र मतलब उस एक्ट पे, उस काम पर ना, उस विधि में उस संघ को ये शक्ति दी गई हो कि वो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और एक सेना न्यायालय द्वारा अगर दंड या दंडादेश दिया गया है तो राष्ट्रपति ही उसको माफ कर सकते हैं। ठीक है। आर्टिकल 72 इस बारे में बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं दंड को क्षमा करने का मतलब क्या होता है। तो दंड को क्षमा करने का मतलब होता है, पार्डन जो है उसका मतलब होता है कि दंड से उन्मोचन कर दिया है ना। ये पूर्ण भी हो सकता है, सीमित हो सकता है, कंडीशन के साथ भी हो सकता है। नेक्स्ट है प्रविलंबन। प्रविलंबन मतलब रिप्राई। तो इसमें क्या होता है कि जो दंडादेश दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, उसके एग्जीक्यूशन को कुछ समय के लिए रोक लगाना। मतलब अभी जैसे 1 महीने बाद ही देना है, लेकिन उसको अभी रोक दिया, बोले 2 महीने बाद देना है ना। तो जैसे फांसी के को कुछ समय के लिए टाल दिया है, तो इस टाइप का जो होता है वो रिप्राइव होता है। ठीक है, मतलब प्रविलंब होता है। तीसरा है विराम। तो विराम, रेस्पाइट। तो इसमें आता है कि किसी बड़े दंडादेश के स्थान पर छोटा दंडादेश, मतलब अगर फांसी की सजा दे दी है तो उसको आजीवन कारावास दिया है तो उसको सिर्फ मतलब कारावास की सजा कुछ सालों के लिए। ऐसे ये कब होता है? जब ना कुछ विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना पड़ता है। जैसे अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो यहाँ पे फिर इस चीज को किया जा सकता है। शारीरिक या अपंगता या कुछ ऐसी दिक्कत हो गई, बीमार ऐसा है कि वो आगे जाके मरने ही वाला है या कुछ, तो ऐसी कंडीशन में बड़े दंडादेश के स्थान पर छोटा दंडादेश कर दिया जाता है, तो उसको विराम करना कहते हैं। नेक्स्ट है परिहार, रेमिशन, है ना। तो रेमिशन में क्या होता है? किसी दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना घटाना है। जैसे प्रकृति में मतलब क्या होता है कि अगर जो सेंटेंस मतलब जो इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, 2 टाइप का होता है, एक कठोर और एक सादा। तो अगर उसे कठोर कारावास दे दिया मान लो 2 साल के लिए, है ना, तो अब क्या होगा? परिहार, रेमिशन किया जा रहा है, तो वो कठोर कारावास ही है उसको, लेकिन 1 साल के लिए कर दिया है। तो बड़ी मात्रा से छोटी मात्रा में मतलब घटा दिया है, कम कर दिया, लेकिन उसकी प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है।
और जो विराम करना होता है, रिस्पाइट जो करना होता है, उसमें क्या होता है, बड़े दंडादेश की बजाय छोटा दंडादेश, तो आजीवन कारावास से या कठोर कारावास से उसको सादा कारावास में कर दिया है ना, फिर कारावास से उसको जुर्माने में कर दिया, तो ये ऐसी उसकी प्रकृति भी चेंज हो रही है। तो विराम में इस टाइप का होगा, परिहार में प्रकृति चेंज नहीं होगा। और लघुकरण में कम्यूटेशन जो होता है उसमें मुख्य दंडादेश के स्थान पर किसी अल्प दंड को देना। तो यहाँ कम्यूटेशन जो होगा ना, यहाँ पर सजा की प्रकृति में बदलते हैं, जैसे मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल दिया है, कठोर को सादा कारावास में, तो वो कम्यूटेशन में होता है। परिहार में जो होगा, दंडादेश की मात्रा जो है उसमें प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। विराम में जो होगा, बड़ा दंडादेश के स्थान पर छोटा दंडादेश दे दिया अपन ने, वो परिस्थितियों के कारण, ये ऐसी कुछ परिस्थिति होती है तभी दिया जाता है ना, जैसे वो गर्भवती है या शारीरिक अपंगता वगैरह ऐसी कोई चीज आ जाती है उसके लिए। और प्रविलंब में थोड़े समय के लिए रोक लगा दी गई है, और क्षमा में दंड से उन्मोचन कर दिया। पूर्ण या सीमित मतलब उन्मोचन हो गया कि अगर उस कंडीशन को, अगर कंडीशन लगा दी, अगर इसने इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो वापस से उसको दंड दे दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ या पूरी तरीके मतलब खत्म कर दिया, लेकिन सीमित करा या पूर्ण तरीके से करा या शर्त के साथ करा है। तो ये सब आर्टिकल 72 में आ जाएगा। ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और इन मामलों में वो दे सकते हैं कि जब सेना न्यायालय ने कोई दंड या दंडादेश दिया है, फिर दूसरा जो था उसमें ऐसे अपराध के लिए जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और तीसरा जहां पर मृत्यु दंडादेश दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो हमने आर्टिकल 53 पढ़ा था, जिसमें कार्यपालिका शक्ति जो दे रखी किसके पास है, जो है राष्ट्रपति की, मतलब राष्ट्रपति में निहित होती संघ की कार्यपालिका शक्ति। केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर है, किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो वहां पे बोला गया था कि पावर वो खुद स्वयं यूज कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिक शक्ति का विस्तार, इसका ना विस्तार किया जा सकता है जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक। तो ये पावर को और बढ़ाया जा सकता है कहाँ तक, जहां पर संसद की विधि बनाने की शक्ति हो, या किसी संधि या करार, ऑलरेडी कोई ऐसी ट्रीटी कर रखी, एग्रीमेंट कर रखा है जिसमें भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार अधिकारी के प्रयोग तक होगा। तो ये अगर किसी करार और इसमें दे रखा है तो वहां तक वो वहां मतलब किया, ऐसा कोई कर रखा है तो वहां पर भी संघ की कार्यपालिका को शक्ति होगी कि वो अपने शक्ति का उपयोग कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 74। अब आता है हमारा मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या, जो जैसे राष्ट्रपति जो भी काम करती है वो मंत्री परिषद के सलाह से काम करता है जो राष्ट्रपति है। ठीक है, तो उसके लिए एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद में अपॉइंटमेंट जो मुख्य जो होगा, मंत्री परिषद का मुख्य प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति करते हैं। और बाकी जो मंत्रियों की जो अपॉइंटमेंट होगी वो कैसे होगी, प्रधानमंत्री सलाह देगा और उस पर राष्ट्रपति उस हिसाब से नियुक्ति करेंगे। ठीक है, तो ये आर्टिकल 74-75 था। 74 में क्या बोला है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ये 74 में बोला है। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। अब मंत्री परिषद ने कोई सलाह दी है तो राष्ट्रपति क्या बोल सकता है कि आप इसको वापस से, उनको ऐसा लगता है कि नहीं इसको और एक बार विचार किया जाना चाहिए, है ना, तो क्या बोल सकते हैं कि पुनर्विचार किया जाए। और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार, फिर जब वापस से पुनर्विचार मतलब वापस से उनको राय दी गई है ना, तो फिर वहां पर उनको सलाह के अनुसार कार्य करेंगे वो, फिर वापस से विचार के लिए नहीं देंगे, फिर वो उस सलाह के अनुसार कार्य कर लेंगे। अब प्रश्न ये है कि किसी न्यायालय में ये इस बात की जांच नहीं होगी कि मंत्रियों ने क्या सलाह दी थी राष्ट्रपति को, इस बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं होगी। ठीक है, फिर है अब इनका अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, तो आर्टिकल 75 में बोला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करेंगे।
अब जो मंत्री परिषद में कितने मेंबर्स होने चाहिए, कितने मंत्रियों का ये जो परिषद बनेगा वो कितना बनेगा, तो पहला तो एक तो प्रधानमंत्री होंगे सही, उसके अलावा क्या होगा, उनको मिलाकर मतलब मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। जो लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसका 15% निकालेंगे तो उतने मंत्री परिषद के अंतर्गत उतने मंत्री होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री भी इंक्लूड होगा। ठीक है। और क्लॉज 1B, तो अब इसमें दिया है राजनीतिक दल का कोई सदस्य है, मान लो कोई पार्टी है ना, वो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य है ना, कोई ए मान लो राजनीतिक पार्टी का सदस्य है। अब वो क्या किसी संसद के किसी सदन का सदस्य है। ठीक है, तो संसद के किसी सदस्य या तो राज्यसभा का मान लो राज्य विधानसभा के का सदस्य है। अब वो क्या करता है कि जो 10वीं अनुसूची है, जो 10th शेड्यूल का पैरा 2 क्या बोलता है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है का मेंबर जो है वो अगर अपनी मतलब अपने स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, या फिर क्या कर रहा है वो कि अपनी पार्टी की नीतियों के विरुद्ध मतदान देता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है और इसे पार्टी द्वारा अधिकृत नहीं किया गया, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसका एब्सेंट या उसके विरुद्ध उसको मतदान दिया और उसको एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो अगर ऐसी की सिचुएशन होती है तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि उसने दल दल विरोधी कानून के प्रावधान के अधीन वो डिस्क्वालिफाइड हो गया है। ठीक है, वो डिस्क्वालिफाइड हो गया है। तो अब यहाँ ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसा सदस्य है जो राजनीतिक दल का सदस्य है और वो संसद के किसी सदन का कोई सदस्य है और वो क्या हो गया, डिस्क्वालिफाइड हो गया है ना पैरा 2 के अनुसार, तो वो ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन की तारीख से, जो डिस्क्वालिफाइड है उस तारीख से और उस तारीख तक जब वो इस सदन का, ये जो संसद के सदन का जो सदस्य था ना, उस तारीख उस ड्यूरेशन तक के लिए, या फिर वो जो ये ड्यूरेशन खत्म नहीं है उसके पहले अगर इलेक्टेड होता है, निर्वाचन करता है और इलेक्टेड हो जाता है, उस तारीख, इन दोनों में से जो तारीख पहले आएगी इतने ड्यूरेशन के लिए डिस्क्वालिफाइड होगा मंत्री बनने के लिए, मतलब इतने टाइम पीरियड के लिए वो मंत्री नहीं बन सकता है। जैसे मान लो अगर कोई ए है वो राजनीतिक पार्टी का सदस्य है और वो संसद का भी सदस्य, किसी भी एक पार्टी राज्यसभा का सदस्य है। अब यदि वो अपनी पार्टी की नीतियों के खिलाफ मतदान करता है ना और पार्टी ने इस कार्रवाई का समर्थन नहीं किया है तो उसे दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है। अब इस अयोग्यता के बावजूद भी अगर अब उसको क्या होता है कि मुख्यमंत्री द्वारा, मतलब नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा अगर मंत्री परिषद में शामिल होने का प्रपोजल मिला, मतलब वो डिस्क्वालिफाइड हो चुका है ऑलरेडी उसकी पार्टी से, है ना, डिस्क्वालिफाइड हो गया, वो अभी भी मेंबर है उस सदन में, मेंबर है। अब उसको क्या मिल रहा है कि मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए बोला गया है ना, पर वो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो ये 75(1)B क्लॉज यही बोलता है कि वो क्योंकि अपनी राजनीतिक पार्टी से, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से डिस्क्वालिफाइड है, तो वो डिस्क्वालिफाइड होगा। इसमें कब तक डिस्क्वालिफाइड रहेगा? जब तक कि उस सदन में उसकी सदस्यता रहेगी तब तक वो डिस्क्वालिफाइड है, या फिर वो इलेक्टेड होता है ऑलरेडी, तो उन जो भी इनमें से पहले जो ड्यूरेशन होगी उतने टाइम तक के लिए वो डिस्क्वालिफाइड माना जाएगा, तब तक वो मंत्री नहीं बन सकता है मंत्री परिषद में। अब मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर एंड प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के उस पर अपना पद धारण करता है और ये एक लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, क्लॉज 3 बोलता है। जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है, मतलब जो भी काम करेंगे वो मंत्री परिषद जो होगी ना वो लोकसभा के प्रति एक साथ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। और जब मंत्री ने अगर पद ग्रहण किया है तो वहाँ पे राष्ट्रपति क्या करेगा, 3rd शेड्यूल में जो एक प्रारूप दिया है उसके अनुसार उनके पद की गोपनीयता की शपथ, ओथ दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग, उस फॉर्मेट में। चलिए नेक्स्ट है, अब अगर कोई मंत्री है ना 6 महीने तक संसद के किसी भी मतलब सदस्य नहीं है, मतलब वो मंत्री तो चुन लिया गया लेकिन वो, क्योंकि मंत्री बनने के लिए दोनों में से किसी भी सदन का एक सदस्य होना चाहिए। अब अगर वो सदन का सदस्य नहीं है और वो मंत्री है तो उसको फिर उसकी मंत्री पद को भी समाप्ति देनी पड़ेगी अगर वो 6 माह की अवधि तक
संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है, तो मतलब उसको अगर अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट हो गया और वो सदन से हट गया है ना, सदन से उसका डिस्क्वालीफाइड हो गया है जो भी है, और अगर 6 महीने तक वो उसको सदस्यता नहीं मिलती है तो फिर उसके मंत्री वो नहीं माना जाएगा। और मंत्रियों का जो वेतन भत्ते होंगे वो संसद विधि द्वारा डिसाइड करेगी, और जो सेकंड शेड्यूल में विनिर्देश किया है उस तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी। तो आर्टिकल 76 भारत का एक महान्यायवादी। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्वालिफाइड है, ऐसे किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अब महान्यायवादी का कर्तव्य क्या होगा कि भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे, विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे, और या सौंपे, और उन कर्तव्यों का निर्वहन करे जो उसको संविधान द्वारा या अन्य विधि द्वारा दिए गए। तो ये कौन होता है महान्यायवादी, जो सरकार को, जो हमारे भारत सरकार है उसको विधि से संबंधित सलाह देने के लिए एक रखा जाता है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और कौन अपॉइंट होता है, कौन क्वालिफाइड होता है इसके लिए, जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एलिजिबल हो, ऐसे व्यक्ति को रखा जाता है। और जो महान्यायवादी है वो उनका कर्तव्य क्या होगा, भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा उसने, और ये राष्ट्रपति के प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तब तक पद धारण करेंगे, और जो राष्ट्रपति अवधारित करेंगे उतना पारिश्रमिक मिलेगा इन्हें। अब आर्टिकल 77 है भारत सरकार के कार्य का संचालन। तो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई है, क्योंकि ये कार्यपालिका शक्ति इन्हीं के पास है। तो जो भी कार्यपालिका कार्रवाई होगी किनके नाम से होगी, राष्ट्रपति के नाम से होगी, है ना। और जो भी आदेश दिए जाएंगे, लिखित होंगे, जो भी होगा वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही दिया जाएगा। ठीक है, और राष्ट्रपति ये कर सकती है कि अपने सुविधापूर्वक ये सरकार के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक करना है, तो वो मंत्रियों में उक्त कार्य को बांटने के लिए नियम बना सकेंगे। अब आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो अब क्योंकि राष्ट्रपति का एक तो ये है कि राष्ट्रपति क्या मंत्री परिषद क्यों बनाया गया है, उनको सलाह देने के लिए, है ना, उनके कार्य में सलाह देंगे, यहाँ पे ये काम है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति को ये जानकारी देने का यहाँ पे मंत्री के कर्तव्य क्या है। तो संघ के कार्यकलाप, जो सेंट्रल से रिलेटेड जो भी कार्यकलाप है उसके प्रशासन संबंधी, विधान विषयक, प्रस्तावना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संशोधित, जितने भी डिसीजन लिए गए हैं वो राष्ट्रपति को बताए जाएंगे ना। फिर जो भी राष्ट्रपति इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मांगे वो देना होगा। ठीक है, एक तो वो खुद से ये देंगे जो भी डिसाइड किया है, फिर राष्ट्रपति अगर इससे रिलेटेड प्रशासन से संबंधित, विधान विषय संबंधी कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो देना होगा। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।